वेलकम टू सीसीआर। आज अपनी इसी सीरीज में जो हम दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन कर रहे थे उसी में हम आज वापस करने वाले हैं टॉप 150 क्वेश्चन। और एंड में आपको एक कंपाइलेशन मिलेगा पूरा इन जो दिल्ली पुलिस में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका, जो आपकी आने वाली जीडी की और एमटीएस की और भी जो आपके एग्जाम है सभी के लिए आपका हेल्पफुल रहेगा, जो एचसीएम है डब्ल्यूटीपी सभी के लिए, है ना। तो आपके बेहतरीन ये क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें जो इसमें पूछे गए हैं। और दोनों आपकी जो हिंदी और इंग्लिश है दोनों में रहेंगे, बाइलिंगुअल। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हु इज़ द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अभी जो इंडिया के सीएजी कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो के संजय मूर्ति हैं। आपको पता है कि आर्टिकल 148 के अंदर इसके बारे में बताया गया है, जो आपका कंट्रोलर और जो आपका ऑडिटर जनरल उसके पद के बारे में, सीएजी के बारे में, है ना। 148 से लेकर 151 तक इसके बारे में बात की गई है, जो आपका पार्ट 5 में आता है ना, जो आपका भाग 5 है उसमें हमें इसके बारे में देखने को मिलता है। और ये आपका आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग का प्रावधान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंस कमीशन। आपका आर्टिकल जो 280 है, अनुच्छेद 280 280, वो वित्त आयोग के बारे में बताता है। द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स इट टू रिकमेंड टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। आपके स्टेट्स, जो आपका राष्ट्रपति होता है वो केंद्र और राज्य जो होते हैं आपके, जैसे इंडिया आपको पता है केंद्र है पूरा, इसके अंदर जो आपके कैबिनेट है, पीएम है ना, सारा वो। और जो आपके अलग अलग राज्य हैं इंडिया में आपको पता है, जो सारे राज्य उनके बीच आपका जो टैक्स होता है ना वो बढ़ता है ना, किस हिसाब से बढ़ता है, तो इसके बारे में आपका जो है सिफारिश के लिए आपका इसका गठन करते हैं कि भैया आप बताओगे कि कितना कैसा मतलब बांटना रहेगा। वो कहता है ना कि दो तेरा तीन मेरा, चार तेरह पाँच मेरा, है ना। तो वो सीन जो है कि भैया कैसे बटेगा, इसके बारे में आपका वित्त आयोग बताता है। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अंडर विच आर्टिकल इज द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 75 के तहत आपको बताया कि जो आपके प्रधानमंत्री हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, बट प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी एडवाइस पे करता है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आपको पता है कि जो कैबिनेट होती है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती लोकसभा की, है ना। जो आपके मेंबर होते हैं उसमें मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके बारे में कौन बताता है? आपका 91 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2003 वाला, वो बताता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद नागालैंड को विशेष दर्जा देता है? विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल स्टेटस टू नागालैंड। तो आपका आर्टिकल 371 का जो ए है वो इसके बारे में बताता है, नागालैंड को एक स्पेशल आपका जो स्टेटस देता है। ये नागा धार्मिक सामाजिक प्रथाओं और प्रथागत कानूनों की रक्षा करता है। इट प्रोटेक्ट्स नागा रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस एंड कस्टमरी लॉज। जो वहाँ की उनकी पुरानी संरक्षित विरासत है, आपको पता है हेरिटेज है ना, तो उसको ये संरक्षित करता है ना, प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए आपका अनुच्छेद 371 ए जो है नागालैंड से रिलेटेड है, ध्यान रखना। कौन सा अनुच्छेद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है? कि भी आपके टू और मोर स्टेट्स के लिए आपका एक समान आपका ना कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है। तो ये बताता है आपका आर्टिकल 231 अनुच्छेद 231 बताता है। आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा जो है उनके लिए एक ही आपका जो हाईकोर्ट है। तो ऐसे राज्यों में आपका जो है आपका एक ही हो सकता है हाईकोर्ट, है ना। इसके लिए आपका अनुच्छेद 231 बताता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 को कहा था, क्योंकि इस आर्टिकल के बिना आपको पता है कि ये लागू करवाता है सर्वोच्च न्यायालय, जो आपके मौलिक अधिकार को लागू करता है, फंडा आपको पता है रिट रिट जारी करके, है ना। अगर ये नहीं हो तो फिर आपके लागू नहीं होंगे मौलिक अधिकार, तो फिर वो व्यर्थ रहेंगे। तो इसलिए ये आपका पूरा उसका हार्ट एंड सोल है, क्योंकि यही चलाता है यही लागू करवाता है रिट जारी करके, है ना। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है रिट जारी करने का। 42 जो आपका अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट 1976 इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे आपको पता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो है आपके चेंजेस हुए थे। इसमें मौलिक कर्तव्यों सहित व्यापक परिवर्तन किए गए। इट इंट्रोड्यूस एक्सटेंसिव चेंजेस इंक्लूडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो इसमें इसी के तहत आपके जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो आपकी है उसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उनकी सिफारिश पर आपके जो है मौलिक कर्तव्य लाए गए। स्वर्ण सिंह समिति ये कमेटी थी आपकी, इसकी सिफारिश पे आपकी जो है मतलब 10 आपके लागू हुए थे उस टाइम पे, 10 आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो उस टाइम आपकी लागू हुई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ध्यान रखना इनकी जो हर एक सिफारिश थे, हर एक मतलब जो अलग अलग आपकी इनकी रिकमेंडेशन थी, सिफारिश थी, वो नहीं मानी गई थी। इन्होंने तो ये तो कहा था कि भाई अगर कोई नहीं मान रहा है आपकी इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं कर रहा है तो उसे आप उस पर आप पेनल्टी वगैरह लगा सकते हो, पर सरकार ने वो नहीं अपनाया। तो 10 जो है आपके यहाँ पे लागू हुए। फिर आपका जो 11वां है, आपका 11वां जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य, वो शिक्षा वाला, वो कब लागू हुआ आपका? तो वो आपका 86 वाला जो अमेंडमेंट था, कब हुआ आपका? ये 2002 में, उस टाइम आपका ये लागू हुआ 11वां, ठीक है। बाकी हमने ये कहाँ से लिए हैं जी? आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमने यूएसएसआर से लिए, यूएसएसआर। और ये कहाँ पे आपके हमें देखने को मिलते हैं आपके मौलिक कर्तव्य? तो आपका जो संविधान का पार्ट 4 ए है उसमें, पार्ट 4 का ए है, उस ए में भी आपका जो आर्टिकल
51A है उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है। किस निकाय को गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आपके जो ऑप्शन थे उसके हिसाब से आपका नीति आयोग करेक्ट था ना। इसे कार्यकारी आदेश से बनाया गया था और इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इसे क्रिएट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो बना ही आपका 2015 में था और संविधान तो आपको पता है कि उस टाइम बना था 48-9 के टाइम पे ना। तो उसमें आपका कहाँ से होगा ना इसका जो आपका उल्लेख है वो 2015 में आपको बना था ही। इसने आपका जो है योजना आयोग को रिप्लेस किया था। आपका योजना आयोग है जो 1950 में बना था उसको रिप्लेस करके 2015 में आपका नीति आयोग आया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का शक्ति देता है हाईकोर्ट को कि भैया वो रिट इशू कर सकते हैं? तो आर्टिकल आपका जो 226 वाला है 226 वो ये आपका जो पावर देता है हाईकोर्ट को। ये मौलिक तथा अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है। इट कवर्स एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल एंड एज वेल एज अदर लीगल राइट्स। भी अगर कोई आपके जो कानून है आपके लिए जो आपको अधिकार मिले हैं अगर आपके वो अधिकार लागू नहीं हो रहे हैं, पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर आप जा सकते हो सर्वोच्च न्यायालय के पास। आप सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हो और आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो। ठीक है। तो वो आपके लिए रिट वगैरह जारी करेंगे। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट जारी करता है, आपको पता है कौन सा अनुच्छेद के तहत? वो 30 जो आपका 2 वाला है उसके तहत है ना। न्यायालय आर्टिकल 32। और ये आपका 226 हाई कोर्ट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किसके तहत है? यानी कि आपका जो ज्वाइंट सिटिंग है आपकी जो बोथ हाउस है राज्यसभा और लोकसभा उनकी। तो आपका आर्टिकल 108 जो है 108 वाला अनुच्छेद उसमें इसके बारे में बताया गया है। इट इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू रिजोल्व लेजिस्लेटिव डेडलॉक्स। यानी कि दोनों सदन जो है उनमें किसी चीज़ को लेकर मतभेद हैं, दोनों किसी चीज़ में मतलब एक मत नहीं है, उनके विचार अलग अलग हैं। तो इसे सुलझाने के लिए, लड़ाई नहीं करने के लिए ये आपकी मीटिंग जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं कि आओ इट्स ओके बच्चा मीटिंग बुलाऊं। तो ये आपका राष्ट्रपति बोलता है इट्स ओके बच्चा मीटिंग बुलाओ। तो फिर ये मीटिंग बुलाते हैं दोनों का, आपका जो है लड़ाई झगड़े जो है सुलझाते हैं और कहते हैं कि भैया पास कर दो, तुम्हारे चक्कर में जनता का जो है वहाँ पे अहित हो रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है ज्वाइंट मीटिंग की? तो वो करता है आपका लोकसभा स्पीकर, हाँ, जो चेयरमैन होता है इसमें। तो आपका अध्यक्षता इसमें करने वाला होता है लोकसभा स्पीकर। ठीक है। लोकसभा स्पीकर होता है जिसकी अध्यक्षता करता है। अभी ओम बिरला है, अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है, ध्यान रखना ओम बिरला। और फर्स्ट कौन थे आपके लोकसभा स्पीकर? तो वो जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है। और ये हमने जो ज्वाइंट सिटिंग का है ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया से। आगे चलते हैं। धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? मनी बिल इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल? तो आपका जो आर्टिकल 110 है अनुच्छेद 110 उसमें बताया गया धन विधेयक के बारे में, मनी बिल के बारे में। द स्पीकर्स डिसीजन ऑन ए मनी बिल इज फाइनल। धन विधेयक में जो आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है ना उसका निर्णय अंतिम होता है। यानी कि जो आपका लोकसभा अध्यक्ष है ना वही बताता है कि भाई कोई जो है आपका बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यह बिल जो है आपका ओनली, ये आपका किस में? ओनली लोकसभा में लाया जा सकता है, ध्यान रखना ओनली लोकसभा में। ये आपका पेश होता है, राज्यसभा में से आप पेश नहीं कर सकते, ओनली लोकसभा में पेश होता है आपका ये, है ना। और वो भी एक मंत्री, है ना, केवल मंत्री से ला सकता है इस बिल को, केवल मंत्री लाता है इसे। और राज्यसभा जो है इसे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन में उसे पारित करना होता है, अगर वो नहीं करती है तो 14 दिन बाद ही अपने आप पारित हो जाता है। राज्यसभा जो है उसके पास ये केवल 14 दिनों तक रहता है, 14 डेज तक, है ना, 14 दिन तक रहता है ये। अगर वो इसे पारित नहीं करती, अपने पास रखती है, तो अपने आप ये पास मान लिया जाता है कि भी हाँ पास हो गया। और अगर वो कुछ सिफारिश दे, कुछ रिकमेंडेशन दे कि भाई आप ये चेंज कर दो, तो फिर वो लोकसभा पे है कि वो माने या ना माने। अगर वो मना भी कर देती हैं और फिर भी पारित पारित कर सकती हैं। इसमें राज्यसभा का मनी बिल में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। और राष्ट्रपति जो है उसे भी ये पारित करना पड़ता है। ठीक है। जो मनी बिल है राष्ट्रपति को ये पारित करना पड़ता है इसके लिए। राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मनी बिल क्या होता है? उसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कुछ पैसे से रिलेटेड, है ना, फंड से रिलेटेड। और अब आपको होगा कि सर वो तो फाइनेंशियल बिल में भी होती है, तो इसीलिए तो आपका लोकसभा स्पीकर है वो तय करता है ना, वो डिसाइड करता है कि भैया कौन सा जो है आपका मनी बिल है या नहीं है। यानी कि मेरी मर्जी, मैं चाहूँ, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ। तो यहाँ पे आपका जो लोकसभा स्पीकर जो है वो फुल आपका मजे में, उसके पास ही पावर है ना। कभी कभी तो लगता है कि अपनी ही भगवान है। राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द स्टेट डिस्ट्रिक्ट जजेस। या आपके जिला न्यायालयों में जो होते हैं आपके जज साहब, उनकी नियुक्ति आपका गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। और ये जो आपकी अपॉइंटमेंट है ये किसके अंदर बताई गई है? तो ये आपका जो अनुच्छेद 233 है उसके तहत उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है। द अपॉइंटमेंट इज मेड अंडर आर्टिकल 233 इन इन कंसल्टेशन ऑफ विद द हाई कोर्ट। यानी आपका जो हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय उस राज्य का, वो उसके साथ आपका है ना सलाह मशवरा करके राज्यपाल, यानी कि दोनों बैठते हैं आपके जो वहाँ के जज होते हैं उनके साथ, और चाय वगैरह पी के बोलते हैं कि हाँ किसे किसको सौंपी जाए कमान।
फिर बोलते हैं कि इसको सौंप दो यार, फिर वो आपको ऐसे सेटल कर लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? आर्टिकल 324। ये किससे रिलेटेड है आपका? तो ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। ये चुनाव की निगरानी और नियंत्रण का अधिकार आयोग को देता है। कि ये आपका जो ये कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, ये आपका सारा मैनेज करेगा उस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, है ना। ये भी आपका आचार संहिता भी लागू करता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की सहायता करने वाली मंत्रिपरिषद से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडिंग द प्रेसिडेंट? तो आपका आर्टिकल 74 जो इसके बारे में बताता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। द प्रेसिडेंट एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें मंत्री होते हैं उनकी सलाह पे, यानी सलाह पे तो नहीं, ये सलाह का तो यहाँ पे क्या रखा है, जो मंत्री कहते हैं वैसा ही करना पड़ता है राष्ट्रपति को, ध्यान रखना। आर्टिकल 74 में इसके बारे में बताया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? टू whom इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल? तो ये आपकी जो लोकसभा है उसके प्रति सामूहिक रूप से आप ये रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर इनमें से आपका जो एक भी मंत्री है, अगर वो आपका उसके खिलाफ आपका जो अप्रस्ताव, जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस, अगर आपका जो मोशन है वो पास हो जाता है उनके खिलाफ, तो फिर आपकी पूरी जो आपकी काउंसिल है वो आपकी पूरी भंग कर दी जाती है ना। पूरी आपकी जो सारी आपकी जो मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। क्योंकि अगर एक गया तो सभी जाएंगे, है ना। एक अगर डूबा तो सभी को साथ में लेके डूबेगा, ये होता है इसमें। और ये आपकी कलेक्टिवली जो है लोकसभा को लेकर रिस्पॉन्सिबल रहती है। ये संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। दिस एंश्योर्स पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी इन द एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ये आपका एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? आपका जो कार्यपालिका होता है उसमें यही होता है आपकी पीएम, उनकी जो मतलब अब आपको पता है कि जो ये आपके मिनिस्टर हैं, फिर आपके आईएएस आईपीएस जो हैं, सारे जो आपके लागू करने वाले होते हैं ना, जो मतलब काम करते हैं कार्यपालिका में, वो होते हैं, ठीक है। कानून बनाने वाले कौन होते हैं? तो वो आपको पता है कि व्यवस्थापिका में होते हैं, संसद में होते हैं, आपको पता है जो कानून बनाती है संसद। और फिर आपकी आती है न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जिसमें आपको पता है कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो, कुछ मतभेद हो, तो आपको पता है कि जज के पास जाते हैं ना, कोर्ट में जाते हैं, तो वो न्यायपालिका ही 3 भागों में बांटा गया है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336 एडी? 1336 में किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। दो भाइयों ने दक्षिण भारत में शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। तो ब्रदर्स इस्टेब्लिश्ड द दिस पावरफुल हिंदू एम्पायर इन साउथ इंडिया। जो आपका ये हरिहर और बुक्का है, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इसे कर्नाटक साम्राज्य भी आपको बताया कि कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कर्नाटक साम्राज्य, आज का जो आपका हम्पी है, हम्पी, वो उस टाइम पे आपका विजयनगर हुआ करता था, ठीक है। और इस टाइम पे आपका किंग कौन था दिल्ली में? तो आपका एमपीटी था ना, मोहम्मद बिन तुगलक था उस टाइम पे। और हरिहर और बुक्का ने किसकी की थी? संगम वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखना, संगम वंश, संगम वंश की। और फिर आपको पता है कि इसमें आपको पता है वंश आपके आगे चेंज होते रहेंगे। पहले आपका संगम वंश आएगा ना, फिर आपका कौन सा आएगा? फिर आएगा आपका सुलू वंश, तुलु वंश, फिर आपका आएगा तुलु वंश, या जिसे तुलवा वंश भी बोलते हैं ना, तुलु। और फिर आपका आता है लास्ट में अराविदु वंश, है ना, अराविदु, अराविदु वंश। तो ये आपके इसमें 4 वंश है जो इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम है, देख लेना है ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो किंग था वो कौन था आपका? वो था आपका ये जो आपका तुलुवा वंश है उसका कृष्णदेव राय। इसका जो जिक्र है, यानी कि आपके जो कृष्णदेव राय जी थे, इनका जिक्र आपको कहाँ देखने को मिलता है? बाबरनामा में भी देखने को मिलता है। बाबर ने इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके 4 वंश है। कृष्णदेव राय, इनका शासन जो आपका 1509 से लेकर 1529 तक रहा। और बाकी आपको बताया कि इनके दरबार में 8 महारत्न आपको बता के रहते थे, है ना। उसमें भी अष्टप्रधान कहते थे जिनको, वो रहते थे उनमें। आपको बताया कि तेनाली रामकृष्ण भी थे, जिन्होंने पांडुरंगा महात्म्य आपको बताया लिखी। कृष्णदेव राय ने खुद बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें आपको उषा परिणय देखने को मिलेगा, अमुक्त माल्या देखने को मिलेगा तेलुगु में। तो इन्होंने भी काफ़ी रचनाएं करी। और इन्होंने मतलब आपको बताया, वैसे मैंने डिटेल में बढ़ा रखा है, फिर भी यहाँ बता रहा हूँ मैं। इन्होंने आपको बताया कि अपनी माँ के नाम पे नगलापुरम शहर बसाया। विजयनगर में आपको बताया कि अमर नायक प्रणाली रहती थी, जो आपके सेनापति हैं उनके पास एक जमीन का टुकड़ा रहता था, वो उस पर सारा संभालते थे और फिर शासक को आके कर वगैरह देते थे ना। तो ये आपकी अमर नायक प्रणाली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी इंपॉर्टेंट आपका युद्ध आता है 1565 में, जिसे आप बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा, या राक्षस तांगड़ी का युद्ध बोलते हैं इसको ना, या राक्षस तांगड़ी का युद्ध। इस युद्ध से आपकी क्या कि विजयनगर तहस नहस हो जाता है, ध्यान। राक्षस तांगड़ी युद्ध ये होता है इसमें। इसमें विजयनगर की ओर से आपका जो नेतृत्व करता है वो राम राय जो होता है आपका प्रधानमंत्री, वो करता है राम राय, सेनापति राम राय जो है वो इसका नेतृत्व करता है। और ये किनके बीच होता है आपका? विजयनगर और आपकी जो बहमनी सल्तनतें हैं उनके बीच आपका ये युद्ध होता है, ध्यान रखना। और इसमें आपकी जो बहमनी सल्तनतें हैं वो जीत जाती हैं।
प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी? तो नागभट्ट फर्स्ट जो है आपके वो प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक थे। ऐसे तो आपको पता है कि हरिश्चंद्र को मानते हैं, लेकिन जिन्होंने आपके इस वंश को सुदृढ़ किया, मजबूत किया, एम्पायर आपका जो बोलते हैं ना उसको कंसोलिडेट किया, वो आपके कौन थे? वो नागभट्ट फर्स्ट थे, ध्यान रखना। बाकी इस वंश में आपको पता है कि मिहिर भोज जैसे आपके बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, और इन्होंने जो आपकी त्रिपार्टी स्ट्रगल था, यानी कि आपकी जो त्रिपक्षीय संघर्ष, उसमें इन्होंने पार्ट लिया। आपके गुर्जर प्रतिहार थे, उसमें पाल वंश था आपका, और राष्ट्रकूट थे, ध्यान रखना। बात आती है आपकी राष्ट्रकूटों की स्थापना किसने करी, राष्ट्रकूट वंश की? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी आपकी किसने? दंती दुर्ग ने, हाँ दंती दुर्ग ने करी थी। और वहीं बात करें अगर आपकी पल्लव वंश की, पल्लव वंश की किसने करी थी? पल्लव वंश की करी थी आपकी सिंह विष्णु ने, जिसे आप सिंह विष्णु भी बोलते हैं ना, सिंह विष्णु ने, इन्होंने करी थी। ठीक, ये आपके इंपॉर्टेंट दो वंश होते हैं दक्षिण भारत में। सिंह विष्णु ने करीब 570 के आसपास आपकी पल्लव वंश की स्थापना करी थी, 570 के आसपास। वहीं आपका जो दंती दुर्ग है, ये आपको 500 मतलब आपका जो 756 के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना है आपको उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगी, दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की। शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विच टाइटल वाज अडोप्टेड बाय चंद्रगुप्त सेकंड आफ्टर डिफीटिंग द सकाज? तो विक्रमादित्य की उपाधि दी थी इन्होंने। आपको पता है कि इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। उन्होंने 375 से 414 ईस्वी तक शासन किया और गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, यानी कि आपका जो गुप्त एम्पायर है उन्हें उसे एक्सपेंड किया आपके किसने? विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इन्हीं के टाइम पे फाहियान आया था घूमने, फाहियान जो है इन्हीं के शासनकाल में आया था फाहियान। ठीक है, फाहियान आया था यहाँ पे, और उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी आपकी? फोक्यो की, है ना, फोक्यो की लिखी थी। ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चिटगांव आर्मरी रेड वाज लेड बाय, तो सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहते हैं। बंगाल में जो है भाई को दा, आपको पता है कि दा बोलते हैं, तो सूर्य सेन मास्टर दा, उन्होंने जो है आज आपका जो बांग्लादेश है चिटगांव, वहाँ के वो एक क्रांतिकारी थे। उस टाइम पे आपका इंडिया हुआ करता था पूरा भारत। ही वॉज रिवोल्यूशनरी फ्रॉम चिटगांव नाउ इन बांग्लादेश। तो सूर्य सेन जो है मास्टर था, उन्होंने आपका जो चटगांव शस्त्रागार छापा है उसका नेतृत्व किया। यानी कि आपके अध्यापक थे, पढ़ाते थे छात्रों को, लेकिन फिर आपको बताया कि अंग्रेजों के दमन के खिलाफ क्रांतिकारियों में आपको बताया कि इन्होंने अपना एक जो आप गुट बोलते हैं वो इकट्ठा किया, और आपको पता है क्रांति के लिए शस्त्र जो चाहिए, तो इसलिए उन्होंने छापा मार दिया। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर? तो विजयनले चोल आपको बताया कि चोल साम्राज्य का संस्थापक था। उन्होंने 850 ईस्वी में तंजौर पर अधिकार कर उसे राजधानी बनाया, तंजौर को आपकी कैपिटल बनाया। कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी? यानी आपका जो 1929 वाला आपका जो लाहौर अधिवेशन था, लाहौर सेशन था कांग्रेस का, उसमें किसकी डिमांड की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की गई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इट वाज डिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 31 दिसंबर 1929। और फिर इसमें यह भी तय हुआ था कि भाई 30 जनवरी, नहीं आपकी जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1900 आपको जो 1930 है, उसको ये क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे रावी नदी के तट पे। और फिर आपको पता है मनाया भी गया। इसीलिए तो आपको पता है कि 26 जनवरी को बाद में जाके आपका गणतंत्र दिवस के लिए चूज किया गया, क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट उस टाइम से इसका आपका एक रेफरेंस था, है ना। बाकी आपको बताया कि वो लागू वगैरह हुआ, वो इसी कारण आपके कुछ देखने को मिलता है आपको। कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई? आपके 1885 में, 1895 में। किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। बाकी आपको बताइए कि पहला जो सेशन है वो रमेश चंद्र बनर्जी ने उसकी अध्यक्षता करी थी। पंजाब में कुक्का आंदोलन की स्थापना किसने की थी? द कुक्का मूवमेंट इन पंजाब वाज फाउंडेड बाय, तो भगत जवाहरलाल जो आपके जवाहरलाल थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इट बिगन इन 1840 एज ए रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी आपका धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में आपका 1840 में ये शुरू हुआ। उस दशक में भी हमारे अंदर धर्म में जो कुछ हमें चेंजेस लाने हैं उसके लिए, रिफॉर्म के लिए भगत जवाहरलाल, जिन्हें सियान साहिब बोलते हैं, उनके नेतृत्व में आपका कुक्का आंदोलन जो है, कुक्का आंदोलन पंजाब में हुआ। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोड द बुक इंडिका? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। और वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर इन चंद्रगुप्त मौर्यज कोर्ट। 305 बीसी में आपका जो है सेल्यूकस को हराया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया। और फिर आपका जो है संधि वगैरह हुई, आपको पता है सेल्यूकस को हराया चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। सेल्यूकस को हराया, और फिर यहाँ पे आपको बताया कि एक तो कार्नेलिया जो है इसकी बेटी, उसका विवाह हुआ चंद्रगुप्त से। और बदले में काबुल, मतलब आपके जो काबुल आपका और कंधार हेरात वाला जो आपका पार्ट है अब आज का अफगानिस्तान वाला, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा सेल्यूकस को। और बदले में मित्रता के रूप में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी जो है सेल्यूकस को
गिफ्ट किया, मतलब गिफ्ट में दिया कि ये लो हमारी तरफ से छोटा सा तुम्हारे लिए तोहफा। अब उनमें वो हाथी थे जो आपके सूर्यवंशम में आपको देखने को मिलता है ना, वो 5 पैरों वाले। वो मनुस्मृति मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इन विच लैंग्वेज वाज मनुस्मृति ओरिजिनली रिटन? तो संस्कृत में आपकी ये मूल रूप से लिखी गई थी। ये प्राचीन हिंदू विधि ग्रंथों में से एक है। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को क्या अपनाने के लिए प्रेरित किया? द बैटल ऑफ कलिंगा प्रोम्प्टेड एम्परर अशोका टू अडॉप्ट, तो धम्म अपनाने के लिए, यानी कि आपकी जो नैतिक चीज़ें थी, बेसिक मोरल, आपकी जो मोरल वैल्यूज थी उसके बारे में। 261 ईसा पूर्व के युद्ध के बाद उन्होंने अहिंसा और शांति अपनाई। आपको पता है कि ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये 261 आपको जो ईसा पूर्व है उस टाइम हुआ था। बाकी अशोक के बारे में आपको पता है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। इन्हें देवानाम प्रियदर्शी इनके बारे में आपके जो शिलालेख हैं उनमें देखा गया है। और अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? अभिलेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, ध्यान रखना। अभिलेख जो है 1837 में फर्स्ट टाइम आपके जो है जेम्स प्रिंसेप ने उन्हें पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। बाकी अशोक जो है आपके अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला पहला आपका शासक था, ध्यान रखना। बाकी अशोक ने आपको बताया कि 250 ईसा पूर्व में आपकी तृतीय बौद्ध संधि थी जो उसका आयोजन किया, है ना। थर्ड आपकी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसकी तृतीय बौद्ध संधि थी। अध्यक्षता किसने करी थी इसकी? बौद्ध संधि थी, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई आपकी? पहली तो ये आपकी हुई पाटलिपुत्र में, है ना, पाटलिपुत्र। अध्यक्षता जो है आपको पता है कि वो करी मोगली पुत्र तिस ने। और शासक कौन थे? अशोक थे, जाहिर सी बात है, मोगली पुत्र तिस। बाकी यहाँ आपको पता है इसके बाद पुत्र अपना महेंद्र और पुत्री संगमीरा जो आपकी संगमित्रा थी, उन्हें बोला कि तुम जाओ, तुम एक बार जो आपका दक्षिण है श्रीलंका, वहाँ जाके तुम अपना हॉलीडे मना के आ जाओ, यानी कि आपका जो बौद्ध धर्म का प्रचार करके आओ। तो उन्हें वहाँ पे आपका श्रीलंका में भेजा। राजा कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? आपकी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है कौन सी हुई थी उनके टाइम? किंग आपका जो कनिष्क था जो कुषाण वंश का था, चौथी बौद्ध संगीति यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये पहली शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में आयोजित हुई थी। करीब 72 एडी के आसपास आपको ये कश्मीर में देखने को मिलती है, जो उस टाइम से कुंडल वन बोलते थे कश्मीर को ना, कुंडल वन, वहां पे हुई। अध्यक्षता किसने करी? अध्यक्षता करी वसुमित्र ने। वसुमित्र किंग तो आपको पता ही है कि कनिष्क था, वसुमित्र। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश। और एक विदेशी आपको बताया कि जनजाति थी जो इंडिया में राज करती थी, और फिर भी इन्होंने काफ़ी अडोप्ट की थी चीज़ें। और कुषाण वंश से थे कनिष्क। और उनकी जो कैपिटल है वो कौन सी थी? तो वो थी आपकी पेशावर। पेशावर जो है वो कैपिटल थी कनिष्क की। और उस टाइम से बोलते थे पुरुषपुर, ध्यान रखना, पुरुषपुर, है ना। तो ये कैपिटल थी, राजधानी थी कनिष्क की। बाकी जो आपके कुषाण वंश के शासक है ना, वो देवपुत्र की उपाधि लेते थे, ध्यान रखना, देवपुत्र, सन ऑफ गॉड, देवपुत्र। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने करी? यानी कि शक एरा इन 78 एडी, तो वो कनिष्क ने करी। द शक एरा इज स्टिल यूज्ड इन इंडियाज नेशनल कैलेंडर। आपका जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है उसमें शक संवत आज भी प्रयुक्त होता है। भारत में सूफी आंदोलन के संस्थापक के रूप में किस जाना जाता है? हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द सूफी मूवमेंट इन इंडिया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को इसके रूप में जाना जाता है, जो सूफी होते हैं आपके। उन्होंने 12वीं शताब्दी में चिश्ती सिलसिले की स्थापना करी। इस्टेब्लिश्ड द चिश्ती ऑर्डर इन द 12th सेंचुरी। इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान में, ध्यान रखना, दरगाह अजमेर राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान में, ठीक है। आगे चलते हैं। और अगर बात करें कुछ अलग सिलसिले की, तो आपको बताइए कि निजामुद्दीन औलिया थे जिन्होंने दिल्ली में आपका जो ओलिया संप्रदाय है, ओलिया सिलसिला है वो चलाया। उनकी आपको बताया कि जो तुगलक गाजी मलिक था उससे नहीं बनती थी, और उसको बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। और रास्ते में ही आपको बताया कि उससे जो सेलिब्रेट कर रहे थे ना वो गाजी मलिक जिन्होंने जीत के आए थे अभियान, तो उस लकड़ी के जो महल था उसके नीचे दब के मर गए। भारत में पहला राजद्रोह का मामला किसके खिलाफ था? द फर्स्ट सेडिशन केस इन इंडिया वाज अगेंस्ट, आपका जो द फर्स्ट सेडिशन केस इन इंडिया वाज अगेंस्ट, तो आपका जो सेक्शन 124A आईपीसी एंड इंडियन पिनल कोड, ये किसके खिलाफ था? योगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ। वे बंगवासी समाचार पत्र के संस्थापक थे। ही वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर बंगवासी, ध्यान रखना। उनके खिलाफ आपका पहला राजद्रोह का मामला था। इस चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का जनरल गवर्नर जनरल बनाया। विच चार्टर एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो आपका जो 1833 का चार्टर एक्ट है उसने आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, क्योंकि पहले वो आपको बताया कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे आपका जो है अब बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था फर्स्ट, है ना, कौन था फर्स्ट, तो वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखना।
और अगर वहीं बात करें आपकी पूरा, यानी कि द गवर्नमेंट मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो आपके थे लॉर्ड विलियम बेंट। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। और वहीं अगर इंडिया के फर्स्ट वायसराय की बात आए, फर्स्ट वायसराय, तो वो कौन, वायसराय, तो वो है कैनिंग। ठीक है, जो 1857 के टाइम पे भी विद्रोह के टाइम जो थे वो। कौन सी नदी बेसिन भारत के जूट उद्योग का केंद्र है? विच रिवर बेसिन इज इट द हब फॉर इंडियाज जूट इंडस्ट्री? तो हुगली नदी है, वो आपकी इसके लिए काफ़ी सहयोगी है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक है। वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। पहली जो जूट मिल है आपकी, पहली जूट मिल, ये कहाँ लगी थी आपकी? ये लगी थी आपकी रिसरा, कोलकाता में, है ना, रिसरा में, रिसरा, कोलकाता। और कब लगी थी ये? तो ये बात है आपकी 1855 के आसपास की, है ना, 1855 में, उस टाइम ये लगी थी, 1855 में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना है? नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो ये आपका कृष्ण नदी पे, आपका जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है वहाँ पर, उसकी सीमाओं पे, है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उनकी सीमाओं पे आपका ये तेलंगाना। ये विश्व के सबसे बड़े चिनाई बांधों में से एक है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेसनरी डैम्स इन द वर्ल्ड। दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से बना है? द डेक्कन प्लेटो इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच रॉक? तो ये बेसाल्ट से बना है। ये लावा प्रवाह से बनी वही बहती आग्नेय चट्टान है। इट इज एन एक्सक्लूसिव इग्नियस इग्नियस रॉक फॉर्म्ड बाय लावा फ्लोस। तो ये लावा प्रवाह से बना है आपका, बेसाल्ट से। किस मरुस्थल की विशेषता रेत के टीले और बरखान है? विच डेजर्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सैंडन्स एंड बरखान्स? तो वो कौन है आपका? थार डेजर्ट है, ध्यान रखना, जो राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। ये उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी अफगानिस्तान में, पूर्व पाकिस्तान में आपका स्थित है। इट लाइज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान। रेत के टीले और बरखान, यानी कि आपके जो अर्धचंद्राकार जो आपके बालू के टीले होते हैं ना, जो आपका आधा चांद होता है ना, वैसे उन्हें बोलते हैं बरखान, जो रेत के टीले होते हैं उन्हें। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड? आपका जो पश्चिमी तट है उसके उत्तरी भाग को बोलते हैं कोंकण तट। ये गुजरात से गोवा तक फैला हुआ है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात टू गोवा। कोंकण तट बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। ओजोन परत की रक्षा के लिए 1987 में किस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? 1987 में आपका जो प्रोटोकॉल था जो साइन किया गया था, किस लिए? टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, कनाडा में, ध्यान रखना। मॉन्ट्रियल कहाँ पे आपका? कनाडा में, कनाडा में है। उस इसका उद्देश्य ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों को समाप्त करना था। इट एम्स टू फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। क्योंकि आपको पता है कि ओजोन लेयर जो है कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है, जो आपकी सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करती है, उन्हें अवशोषित करके। तो इसलिए जो उस परत को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं, अगर वो नष्ट हो जाएंगी तो पराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पे आएंगी और हमारे लिए बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए आपका जो है ये आपका प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। पृथ्वी के मेंटल को बाहरी कोर से क्या अलग करता है? व्हाट सेपरेट्स द अर्थ मेंटल फ्रॉम द आउटर कोर? तो आपका जो गुटेनबर्ग असंभवता है, यह लगभग आपकी 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। सौरमंडल में किस ग्रह का गैसीय वायुमंडल सबसे बड़ा है? विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट गैसियस एटमॉस्फेयर इन द सोलर सिस्टम? तो बृहस्पति का सबसे बड़ा आपका गैसीय वायुमंडल है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। बृहस्पति नाम से पता चल रहा है कि सबसे बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। कांडला, जब इसका नाम आपको पता है कि अभी दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, किस राज्य में है? तो ये आपको पता है कि गुजरात में है कांडला पोर्ट। इट इज इंडियाज फर्स्ट टेडल पोर्ट, यानी ये भारत का सबसे पहला जवारी बंदरगाह है ना। आपकी जो जवारी आपको बताइए, जवार भाटा जो होता है समुद्र के अंदर, तो वैसे आपका ये जवारी बंदरगाह है। मेकांग नदी किस देश से होकर नहीं बहती? ऑप्शन थे आपके वहाँ पे। द मेकांग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू विच कंट्री? ऐसे तो आपको किसी मतलब आपके कई सारे देश वहाँ से नहीं बहती, लेकिन आपको जो ऑप्शन था ना उसके हिसाब से आपको मलेशिया था। ये चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर बहती है मेकांग। तो जिस जहाँ से नाम स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ पे आपकी ये नहीं बह रही है ना, मेकांग मलेशिया, लेकिन म्यांमार में बह रही है, तो ध्यान रखना। भारत का आपका जो आपका जियोग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का टोटल? आपका है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान रखना। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। अगर फर्स्ट की बात करें तो वो कौन है? वो आपका रूस है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी जिस देश के पास सबसे ज़्यादा लैंड है वो आपका रूस है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपका 16 सितंबर को आपको मनाते हैं, 16 सितंबर को आपका जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है, यानी कि आपकी इट मार्क्स द साइनिंग ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कनाडा में होता है ना आपका 1987 में, उसकी याद में। कौन सा पेड़ प्राकृतिक अर्धचालक होता है और जिस पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है?
दिस ट्री एक्ट्स एज ए नेचुरल सेमीकंडक्टर एंड अट्रैक्ट्स लाइटनिंग। यानी कि आपका एक ताड़ का पेड़ होता है, पाम ट्री, जो आपकी बिजली को आकर्षित करता है कि आजा आजा, तो फिर वो आ जाती है ना, आ गई मैं आ गई। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ताड़ का पेड़ होता है ना, उसकी अधिक नमी और ऊंचाई के कारण बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है। हाई मॉइस्चर एंड हाइट इंक्रीजेज लाइटनिंग स्ट्राइक्स। ठीक है, तो इस पे आपकी अधिक, एक तो नमी होती है इसमें, मॉइस्चर ज़्यादा होता है आपका, और ऊंचाई के कारण इसकी हाइट भी ज़्यादा होती है ताड़ के पेड़ की, तो उसके कारण आपकी जो है बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप भी अगर कभी पिकनिक पे जाओ जंगल वगैरह में ना, और वहाँ आप बारिश का मौसम हो जाए और आपको बताया कि वो आपको इमरान हाशमी का गाना याद आ जाएगी, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, तो फिर आपके मन में कुछ ख्यालात उठ जाएं, है ना, कुछ आपके अंदर दबे हुए ख्यालात, तो फिर आप वहीं उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए अगर जुट जाएं कि तुरंत आपने क्रिया करना प्रारंभ कर दी, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप किस पेड़ के नीचे हैं। अगर आप ताड़ के अगर पेड़ के नीचे हैं, तो फिर आपका खेल खत्म हो सकता है, क्योंकि फिर आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें आप लूज कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। आपके शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग वहाँ जुड़ सकते हैं, और फिर वो सदा के लिए आपको बताया कि अक्रिय हो जाएंगे, यानी वो फिर जीवन में कभी आप क्रिय आप उनसे उन्हें यूज़ नहीं ले पाएंगे, है ना, वो क्रिया नहीं करेंगे फिर कभी जीवन में। तो आपको ध्यान रखना है, ताड़ का पेड़ के नीचे कभी नहीं उड़ना है, वरना आपका जो है पूरा नाश हो जाएगा ना, ध्यान रखना। तो वो ताड़ का पेड़ होता है जो बिजली को आकर्षित करता है। 1951 में भूदान आंदोलन किस गांव से शुरू हुआ? द भूदान मूवमेंट स्टार्टेड इन 1951 फ्रॉम विच विलेज? तो आपका पोचमपल्ली विलेज जो है उससे आपका 1951 में भूदान आंदोलन शुरू हुआ। आचार्य विनोबा भावे जो है उन्होंने इसे स्टार्ट किया, ध्यान रखना। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो आपको पता है डिगबोई असम वाली है, जो 1901 में 1901 में आपकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश शासन के टाइम पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको पता है कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पे थी, और 1951 से 56 के बीच आपको पता है कि कृषि पे इसका जोर था, कृषि पर, एग्रीकल्चर पे आपका जोर था, कृषि पर जोर था इसमें ना। ये आर्थिक विकास के लिए बचत और निवेश पर जोर देता था, कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था? फेलियर का, आपकी जो थर्ड 5 ईयर प्लान थी। तो एक तो आपको पता है कि इंडिया चाइना वॉर हो गया था उस टाइम पे 1962 में, इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ था 1965 में, और आपको पता है कि ड्रॉट यानी सूखा पड़ा था बहुत खतरनाक तरीके का, तो चारों तरफ से गिर गया था। इन संकटों ने आर्थिक नियोजन और विकास को बाधित किया। दिस क्राइसिस डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ग्रोथ, तो उन्होंने इसे मतलब बाधित किया, इसकी वजह से आपकी सबसे अनसक्सेसफुल रही जो आपकी थर्ड 5 ईयर प्लान है वो, ध्यान रखना। किस पंचवर्षीय योजना ने भोजन, काम और उत्पादकता पर ध्यान दिया? विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी? आपकी जो 7th 5 ईयर प्लान थी, मैं एक बार आपको थर्ड की भी टाइमिंग बता देता हूँ। ये जो थर्ड आपकी 5 प्लान थी आपकी 1961 से 66 तक, है ना, 5 साल यहाँ पे। किस पंचवर्षीय योजना ने भोजन, काम और उत्पादकता पर ध्यान दिया? फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो आपकी जो 7th 5 प्लान थी 1995 में से लेकर 90 तक, उसने इसका उद्देश्य दक्षता और रोजगार सृजन बढ़ाना था। इट एम्ड एट इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भी रोजगार बढ़ाना है। भारत में पहली बार 14 बैंकों का आपका नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो आपको पता है 1969 में। के बाद 1980 में आपकी 6 और बैंक जो है वो नेशनलाइज कर दी गई, यानी आपकी जो प्राइवेट बैंक थी वो। अब बात आपका स्टेगफ्लेशन क्या है? व्हाट इज स्टेगफ्लेशन? अगर आपने मेरी इकोनॉमिक्स वाली जो वन शॉट को देख रखी है, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या बोल रहा है यहाँ पे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी, हाई इन्फ्लेशन विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली क्या होता है कि आप अगर महंगाई ज़्यादा हो ना, तो आपकी बेरोजगारी कम हो जाती है। क्यों? अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो आपको पता है कि लोगों को मतलब क्यों महंगाई ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि लोग जो है पैसा ज़्यादा होता है लोगों के पास खरीदने के लिए, है ना, तो महंगाई ज़्यादा होती है, तो आपको पता है कि काम बढ़ता है, तो दुकानदार अपने यहाँ काम दे देते हैं लोगों को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हाई इन्फ्लेशन है तो उस टाइम पे आपकी हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, वो होती है स्टेगफ्लेशन, ये आपका अपवाद है ये। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन रेयर केस में ऐसा होता है कि आपकी जो महंगाई भी ज़्यादा है और बेरोजगारी भी ज़्यादा है, और ये आपकी जो है काफ़ी एक खतरनाक स्थिति होती है। ये बढ़ती कीमतों के साथ आर्थिक ठहराव को दर्शाता है। इट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक स्टेग्नेशन विथ राइजिंग प्राइसेस। डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यानी व्हाट डज डब्ल्यूपीआई स्टैंड फॉर? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। इट मेजर्स प्राइस चेंजेस एट द होलसेल लेवल। आपके थोक स्तर पर मूल्य वर्धन को ये मापता है डब्ल्यूपीआई। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किसने शुरू की? वो इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो सर एम विश्वेश्वरैया जो है आपके, उन्होंने ये प्रस्तुत किया, उन्होंने इसे प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है बुक पब्लिश करी, उसमें इन्होंने बताया। 1991 की जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो आपका कौन सा मॉडल उसने अपनाया? तो आपको बताया कि एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन वाला, प्राइवेटाइजेशन वाला और ग्लोबलाइजेशन वाला, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण।
उस टाइम पीएम नरसिम्हा राव थे और आपके जो वित्त मंत्री हैं मनमोहन सिंह थे। कई बार बता चुका हूँ मैं चीज़ें आपको। इस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपकी जो 1956 और 1956 वाली जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसे बोलते हैं भारत का आर्थिक संविधान, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ए मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि आपकी जो एक तो होती है पूंजीवादी, एक होती है आपकी समाजवादी, है ना। इन दोनों के बीच आपकी आती है मिश्रित। तो उन दोनों की आपकी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का इसने नींव रखा कि हम किसी में ज़्यादा नहीं जाएंगे, दोनों का थोड़ा बहुत ऐड कर लेंगे। पीएसयू में सरकारी हिस्सेदारी का आंशिक विक्रय क्या कहलाता है? सेलिंग ए पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट शेयर इन ए पीएसयू, यानी आपकी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है उसमें, इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, यानी विनिवेश। ये सरकार पर वित्तीय बोझ कम करने में सहायक होता है। इट हेल्प्स रिड्यूस फिजिकल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब इससे क्या है, सरकार ने मान लो कोई चीज़ बेच दी, कोई आपका एक बड़ा, जैसे मान लो एयरपोर्ट था, है ना, वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट किसी कंपनी को बेच दिया, है ना। तो वो आपका क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है। उससे आपका पैसा आता है गवर्नमेंट को, लेकिन वो आपका है ना, अब एक बार में आ गया, वो बार बार नहीं आएगा वहाँ से। वो इन्वेस्टमेंट नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट है। यानी जो आपने पहले इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट करके तो आपने बनाया था वो आपका जो पूरा आपने, है ना, एयरपोर्ट वगैरह, लेकिन अब आपने उसे बेच दिया। बैंकिंग और परिवहन किस क्षेत्र में आता है? बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट बिलोंग टू विच सेक्टर? तो आपकी जो टर्सरी सेक्टर है, द्वितीयक क्षेत्र, उसमें आते हैं। ये वस्तुओं के बजाय सेवाएं प्रदान करता है। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विसेज रेदर देन गुड्स। इसे आपका जो सर्विस सेक्टर भी बोलते जा रहा है, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, यानी कि आपका सेवा क्षेत्र इसे बोलते हैं। आपकी जो जीडीपी होती है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है इसका, जबकि इसमें आपके 20-25% लोग लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान जो है जीडीपी में इसका होता है। जीडीपी में ये कितना कंट्रीब्यूट करता है आपका? जीडीपी में ये करीब आपका 55% कंट्रीब्यूट करता है, 55% लगभग। भारत में राजकोष नीति का प्रबंधन कौन करता है? जो फिजिकल पॉलिसी है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय जो आपका, वो इसे देखता है। ये कर, व्यय और उधारी से संबंधित है, यानी आपका जो टैक्सेशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे उससे रिलेटेड है। रोलिंग प्लान किस सरकार द्वारा लाया गया? आपको जो 1978 और 80 के बीच आपको पता है जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी थी, उसने ये आपका रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया। इसमें निश्चित अवधि के बजाय लचीलापन था। इट अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इंस्टीड ऑफ फिक्स्ड प्लान पीरियड्स। जैसे आप पहले देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल के लिए, इसमें वैसा नहीं था। फिर 2 साल बाद इनकी सरकार चली गई, फिर कांग्रेस आई और फिर पंचवर्षीय योजनाएं कंटिन्यू हो गई आपकी, ना 5 ईयर प्लान। कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? विच टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? तो जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे उपभोक्ता विक्रेताओं के माध्यम से चुकाते हैं। इट इज पेड बाय कंज्यूमर्स थ्रू सेलर्स, यानी ये नहीं कि हम, आपने मान लो आप कुछ दुकान से आपने कहा कि कुरकुरे दो कुरकुरे, तो आप 10 रुपये के कुरकुरे लेके आए, ठीक है। अब आप ये नहीं कि आपने उस पर मान लो कि आपको जीएसटी देना था, तो इसमें यह तो है नहीं कि आप जाके सीधा मोदी जी को बोलेंगे ये लो सर 1 रुपया। तो वो बोलेंगे किस लिए? तो आप बोलेंगे कुरकुरे के लिए। तो मोदी जी बोलेंगे कि बेटा इसे आप है ना डाल लो वापस। आप बोलोगे कहाँ? तो मोदी जी बोलेंगे जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ डालो, मतलब अपनी जेब में डाल लो। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। इससे क्या है कि आप दुकान वाले के पास जब 10 रुपये देकर आते हो ना, तो उसी में आपकी 1 रुपये की या 0.50 जो आपके, वो जीएसटी कट जाती है ना, ऑटोमेटिकली। तो आप इसे जो है आपके सेलर्स जो है उन्हें आप दे देते हो। आपको पता हो चाहिए, मतलब आपको पता हो या ना हो, आपको वहीं पे कट जाता है ना, आपको जो जीएसटी है वो। और ये कब लाया गया था आपको पता है? ये आपका 2016 में लाया गया था, ध्यान रखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? तो भारत जो है 102वां स्थान है भारत का, 102। ये पोषण और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों को दर्शाता है। इट रिफ्लेक्ट्स चैलेंजेस इन न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, यानी कि भारत में जो है आपकी ये सारी कमियां हैं। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर? तो जाइलम जो आपका वो करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स। रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेटस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो विटामिन डी की कमी से आपका क्या होता है? रिकेटस होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ये बच्चों की हड्डियों के विकास को प्रभावित करता है। इट अफेक्ट्स बोन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस होता है, जो बच्चों में जो आपका क्या है कि बोन डेवलपमेंट होता है ना, जो आपकी हड्डियों का विकास, उसे ये प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर? आपका जो सेरिबेलम है, मस्तिष्क जो है वो इसे कंट्रोल करता है, ये स्वैच्छिक गतियों का समन्वय करता है। इट कोऑर्डिनेट्स वॉलेंटरी मूवमेंट्स, यानी कि आपकी जो स्वैच्छिक गतियाँ उनका ये समन्वय करता है। तो ये आपका जो मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? तो आपका अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। आपको कहाँ कैसा बिहेव करना है, ये सब आपका जो है सेरिबेलम जो है, अनुमस्तिष्क, वो आपका पूरा नियंत्रित करता है, ठीक है। निसार मिशन का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ निसार मिशन? तो नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर राडार। ये पृथ्वी अवलोकन हेतु ज्वाइंट आपका ऑब्जर्वेशन मिशन है, किसका? नासा और इसरो का। एक सौर दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो आपके
86,400 सेकेंड होते हैं 1 सोलर डे में, और ये आपका 24 घंटे के बराबर होता है, इक्वल्स 24 आवर्स। कौन सा उपपरमाणु कण उदासीन होता है, विच सबएटॉमिक पार्टिकल इज न्यूट्रियल? तो आपका कौन होता है वो? आपका न्यूट्रॉन। इस पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता, इट हैज़ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ये मैंने आपको कल बताया था कि राजस्थान चित्तौड़गढ़ में है ये रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। बाकी काकरापाड़ा कहाँ पे है? गुजरात पे है। कौन सा बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाता है? विच बैक्टीरिया फॉर्म्स एंडोस्पोर्स? आपका जो बेसिलस है वही आपको बनाता है, ध्यान रखना, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर चरम परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। एंडोस्पोर्स हेल्प सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशंस, जहाँ रहना अत्यधिक कठिन हो ना वहाँ पे। स्पर्श और दर्द को कौन सा लोब नियंत्रित करता है? विच ब्रेन लोब प्रोसेसेस टच एंड पेन? तो आपका जो है नियंत्रित कौन करता है स्पर्श और दर्द को? वो आपका पेरिटल लोब ये आपका करता है। ये संवेदी जानकारी को संसाधित करता है। इट प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, कि आपको कांटा लगा, कांटा लगती है आपका दिमाग तुरंत घंटी बजेगी भैया दर्द हुआ, और आप चिल्लाओगे कि अरे मैं तो मर गया भैया, है ना, कांटा लगा, तो फिर वो कांटा लग जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जो सारा जानकारी है वो कौन देता है? आपका मस्तिष्क का जो नियंत्रित करता है, इसे कंट्रोल करता है, वो आपका पेरिटल लोब। आपकी जो लाइफ है उसे कौन कंट्रोल करता है? तो आपका आपके पेरेंट्स करते हैं। तो ठीक वैसे यहाँ पे आपका कौन करता है नियंत्रित, जो स्पर्श और दर्द को? तो आपका पेरिटल लोब करता है, ध्यान रखना। पक्षी और सरीसृप नाइट्रोजन किस रूप से निकलते हैं, किस रूप में निकलते हैं? तो आपके जो यूरिक एसिड है उसमें परसेंट रेप्टाइल्स एक्सक्रीट नाइट्रोजन एज, तो वो कैसे निकालते हैं? आपके यूरिक एसिड में। ये जल संरक्षण में सहायक होता है। इट कंजर्व्स वाटर, जल संरक्षण में ये आपका इंपॉर्टेंट होता है ना। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो आपका तारापुर में है, महाराष्ट्र में। इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट 1969 में आपका जो है तारापुर में जो है आपका फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था, है ना। 69 में आपको पता है कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तूफान में छतें क्यों उड़ जाती हैं? वाई डू रूफ्स फ्लाई ऑफ ड्यूरिंग स्टॉर्म्स? तूफान में छतें क्यों उड़ जाती है? तो बर्नौली का सिद्धांत है। तेज हवा से ऊपर का दबाव कम हो जाता है। फास्ट एयर रिड्यूसेस प्रेशर अबव द रूफ। तेज हवा से आपका जो ऊपर का दबाव होता है वो कम हो जाता है, तो फिर छतें आपकी उड़ जाती हैं। ये आपका बर्नौली का सिद्धांत है। हमारे क्या है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो एक मास्टर आते थे जो हिंदी पढ़ाते थे, है ना। तो वो हिंदी पढ़ाते थे, वो क्या है कि बड़ी लंबी लंबी मतलब फेंकते थे, और अब मतलब बहुत खतरनाक तरीके से फेंकते थे। और वैसे बोलते थे, बेटा तुम मानोगे नहीं, एक बार ऐसी आंधी आई कि मेरे घर की पटियाँ ही उड़ गई। मतलब जो आपकी होती है ना ऊपर छत पे। तो अब हमें तो पता है कि सर फेंक रहे हैं, बहुत खतरनाक तरीके की फेंक रहे हैं, बट सर फेंक रहे हैं, अब क्या कर सकते हो उस बारे में, चलो छोड़ो वो तो। आपको ये बर्नौली का सिद्धांत ध्यान रखना है। NVS-01 उपग्रह जो है किस रॉकेट से छोड़ा गया? तो आपका जो GSLV F12 है उससे आपका जो है NVS-01 आपका जो है आपका छोड़ा गया। ये भारत की नैविक प्रणाली का भाग है। इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज नैविक सिस्टम। PSLV C61 में क्रू एस्केप सिस्टम का द्रव्यमान कितना है? तो इसका आपका 7.2 टन है। ये अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इट एंश्योर्स एस्ट्रोनॉट सेफ्टी। यानी कि आपके जो अंतरिक्ष यान होता है ना, उसमें मान लो कि अचानक आपकी आग लग गई, तो उसमें आपका क्या होता है कि क्रू एस्केप सिस्टम होता है। तो रॉकेट से हो गया अपना जो क्रू है ना, जिसमें आपके वो बैठे रहते हैं अंतरिक्ष यात्री, उन्हें अलग कर देता है और उन्हें सेफली बाहर निकाल देता है। तो उसका जो आपका द्रव्यमान है वो कितना होता है क्रू एस्केप सिस्टम का? तो आपका 7.2 टन होता है। भारत में कार्बन डेटिंग कौन सा संस्थान करता है? विच इंस्टीट्यूट हैंडल्स कार्बन डेटिंग इन इंडिया? तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ जो है वो इसके बारे में आपको जो हैंडल करता है। ये पूरा पूरा विज्ञान अनुसंधान में विशेषज्ञ है। इट स्पेशलाइज इन वैल्यू साइंस रिसर्च। नेक्स्ट है आपका भरतनाट्यम किस राज्य का आपका क्लासिकल डांस है, यानी कि आपका शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। इसे सादिरट्टम भी बोलते हैं, यानी कि मंदिर नृत्य, क्योंकि आपको पता है कि ये मंदिरों में होता था, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, देवदासियों के द्वारा सादिरट्टम। और ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है। और इसका जो वर्णन है वो आपका जो किसमें देखने को मिलता है? शिल्पाधिकारम में भी है। शिल्पाधिकारम जिसे इलांगो अदगिल ने लिखा था ना, इलांगो अदगिल, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। गोदान उपन्यास के लेखक आपको पता है कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये आपको पता है कि रूरल लाइफ और सोशल इशू जो है उन्हें दिखाता है ये उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद जी ने आपको बताया, पता नहीं मतलब बेहतरीन कलम का सिपाही ने बोलते हैं, ऐसी ऐसी रचनाएं करी हैं। गोदान, गबन, रंगभूमि। सागा दावा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? सागा दावा इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो सिक्किम का सागा दावा। ये भगवान बुद्ध के जन्म और ज्ञानोदय की स्मृति में मनाया जाता है, यानी कि एनलाइटनमेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा और बर्थ, इसके लिए। यानी कि जिस दिन भगवान बुद्ध जो है आपके, उन्हें आपका ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट, है ना, उस दिन के अवसर में, और आपका जो जन्म है उसके लिए स्मृति में, याद में।
पदम किस नृत्य शैली का घटक है? तो भरतनाट्यम का ही आपका। और कुचिपुड़ी में भी है आपका पदम। पदम भक्ति और भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। पदम एक्सप्रेसेस डिवोशन एंड इमोशन। सरोद सम्राट के नाम से आपको पता है, उस्ताद अमजद अली खान को कहते हैं सरोद सम्राट। उन्होंने सरोद को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया, वर्ल्ड वाइड। इस शास्त्रीय नृत्य में त्रिभंग और चौक मुद्राएं होती हैं, त्रिभंगी एंड चौक पोस्चर्स। तो आपके जो ओडिसी क्लासिकल डांस है आपका, उसमें ये मुद्राएं इस नृत्य की विशिष्ट पहचान है। मालगुडी डेज किसने लिखी है? तो आर के नारायण ने लिखी है। कहानियां एक काल्पनिक दक्षिण भारतीय कस्बे के जीवन को दर्शाती है। द स्टोरीज डिपिक्ट लाइफ इन ए फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन। मालगुडी डेज, आर के नारायण। छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किस मंत्रालय ने दिया? छऊ डांस इज रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल बाय विच मिनिस्ट्री? द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, उन्होंने छऊ को शास्त्रीय नृत्य माना। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है। छऊ तीन प्रकार के होते हैं आपको पता है, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में, ये आपका मयूरभंज छऊ जो है उड़ीसा में है आपका, और बचा कौन सा? सरायकेला झारखंड में। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज होली इन मणिपुर? मणिपुर में होली के रूप में आपका कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो याओसांग। होली के रूप में आपका याओसांग मनाते हैं मणिपुर में। इसमें खेल नृत्य और आपकी जो कम्युनिटी इवेंट है वो आपको देखने को मिलते हैं। साहित्य का आपका जो नोबेल प्राइज है 2025 में, वो किसने जीता? तो लास्टिलो क्रासना होरोकाई जो है, उन्होंने ये जीता है। तो जटिल साहित्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, यानी कॉम्प्लेक्स नैरेटिव स्टाइल के लिए। इनका नाम ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। लास्टिलो कृष्ण होरोकाई जो इन्होंने जीता है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो पंडित रविशंकर जो है इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट? तो सितार से जुड़े हुए थे। उन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिम में लोकप्रिय बनाया। ही इंट्रोड्यूस्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टू द वेस्ट। इनका एल्बम था वेस्ट मीट्स ईस्ट, है ना? वेस्ट मीट्स ईस्ट या ईस्ट मीट्स वेस्ट, वेस्ट कौन सा था आपका? ऐसा ही था, वेस्ट मीट्स ईस्ट। ये कब का आपका? ये आपका 1966 का है। और इसके 2 साल बाद 1968 में इन्हें ग्रैमी मिला, है ना, ग्रैमी। और ये इंडिया के फर्स्ट आपके ऐसे म्यूजिशियन बने जिन्होंने आपको जो है ग्रैमी जीता, है ना। फर्स्ट ग्रैमी विनर आपके कौन थे इंडिया में? तो रविशंकर थे, ध्यान रखना। इनकी बेटी अनुष्का शंकर भी सितार से जुड़ी हुई है। कथकली नर्तकों के चेहरे को सफ़ेद घेरा क्या कहलाता है? द वाइट फेशियल बॉर्डर इन कथकली इज कॉल्ड, तो उसे चुट्टी बोलते हैं। ये चेहरे के भावों को उभारता है। इट हाईलाइट्स फेशियल एक्सप्रेशंस ड्रामेटिकली। किस पुस्तक के लिए रामचंद्र गुहा को आपका जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो इंडिया आफ्टर गांधी के लिए। ये आपका इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताता है। बाउल लोकप्रिय परंपरा किस राज्य की है? बाउल फोक सॉन्ग जो है वो आपको पता है वेस्ट बंगाल से, आपके बाउल पश्चिम बंगाल से। ये आध्यात्मिकता और संगीत का मिश्रण है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी और म्यूजिक का ये मिक्सचर है, ब्लेंड्स। कौन सा त्योहार माउंट कंचनजंगा को देवता मानता है? विच फेस्टिवल वर्शिप्स माउंट कंचनजंगा एज डाइटी? तो आपका जो पांग लाहबशोल है, ये आपको कंचनजंगा को देवता मानता है। ये समुदायों के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। फर्स्ट एशियाई गेम आपको पता है, फर्स्ट एशियन गेम जो है 1951 में आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। और इस टाइम जापान फर्स्ट, इंडिया आपका सेकेंड आया है। भारत ने एशियाई खेलों के संस्करण में पहली मेजबानी की थी, ध्यान रखना। पहले संस्करण जो थे एशियन गेम्स के, वो इंडिया में ही हुए थे। एशियाई खेल 2023 में नौकायान में कांस्य किसने जीता था? हु वॉन ब्रॉन्ज इन सेलिंग एट एशियन गेम 2023? तो आपके जो विष्णु शरवण है उन्होंने जीता था, ध्यान रखना। जो भारत के शीर्ष नौकायान खिलाड़ियों में से एक है। 2023 के आपके जो नौकायान आपके जो ये एशियन गेम थे कहाँ हुए? 2023 के एशियन गेम्स ये आपके हुए थे होजांग, चाइना में, है ना, चाइना में। चीन में हुई थी, चीन में। इंडिया जो है में कितने स्थान पे आया था? चीन में हुए थे, इंडिया इसमें फोर्थ आए थे, ध्यान रखना, चौथे स्थान पे। शतरंज को एशियाई खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया? व्हेन वाज चेस फर्स्ट इंक्लूडेड इन एशियन गेम्स? तो 2006 दोहा जब के थे वहाँ के एशियन गेम्स में, कतर दोहा में, वहाँ इस फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया। इट मार्क द राइज ऑफ माइंड स्पोर्ट इन मल्टी इवेंट्स। तो आपके जो बौद्धिक खेल है जिसमें दिमाग लगता है उसमें से एक है, आपको पता है शतरंज। शतरंज में n% जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके मतलब टर्म है ना। हॉकी मैदान का आकार क्या होता है? वोट आर द डायमेंशंस ऑफ ए हॉकी फील्ड? तो ये आपको पता है कि 91.4 मीटर इंटू 55 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार मानक आकार यही है आपका। 1958 में आपके जो कॉमनवेल्थ गेम थे उसमें आपका जो कुश्ती का रेसलिंग मेडल किसने जीता था? हु वॉन इंडियाज फर्स्ट रेसलिंग गोल्ड एट कॉमनवेल्थ गेम्स 1958? तो लीलाराम सांगवान जो है उन्होंने जीता था आपका फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम फॉर रेसलिंग, है ना। तो किसने जीता था? लीलाराम सांगवान। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण किस खेल में जीते? यानी कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा जो आपके मेडल है वो निशानेबाजी शूटिंग में इंडिया ने जीते हैं। इस खेल में भारत का अंतर्राष्ट्रीय दबदबा है, ध्यान रखना। इंडिया है ना डोमिनेट करता है इसमें इंटरनेशनली शूटिंग में।
इंडिया में शूटर ही शूटर हैं भाई। अल्टीमेट खो खो सीजन 2 का मुकाबला आपको पता है कि गुजरात जायंट्स ने जीता है। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में कब भाग लिया, जबकि विंटर ओलंपिक है उसमें इंडिया ने 1964 में इंसब्रुक में आपका हिस्सा लिया था। आपके जो विंटर ओलंपिक होता है उसमें 2025 में भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने 13-0 से किसे हराया है? विच टीम डिड इंडियन वुमेन जूनियर हॉकी बीट 13-0 इन 2025? तो नामीबिया को हराया है, और नामीबिया का नाम जो है वो पूरा बिगाड़ दिया ना। इंडिया की जो एक डोमिनेंस है वो दिखाता है कि भैया 13-0 से हराया नामीबिया को। 1964 के जो इंडिया के नेशनल गेम है वो कहाँ पे हुए थे, इंडियन नेशनल गेम्स? तो आपके 1964 में कोलकाता में हुए थे, ध्यान रखना। अभी करंट गवर्नर कौन है हरियाणा के? तो असीम कुमार घोष हैं। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? द स्वामित्व स्कीम इज रिलेटेड टू, ये आपकी जो है किससे? ग्रामीण भूमि स्वामियों के लिए संपत्ति कार्ड। प्रॉपर्टी कार्ड्स फॉर रूरल लैंड ओनर्स, तो उनके भाई संपत्ति कार्ड आपकी जो भूमि है उनके लिए। या ड्रोन मैपिंग द्वारा स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करता है। इट यूजेस ड्रोन मैपिंग टू प्रोवाइड ओनरशिप रिकॉर्ड्स। सीआरपीसी की जगह किस कानून ने ली है? तो बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ली है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि आपके जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके करंट चेयरपर्सन कौन है आपके? तो तुहिन कांता पांडे है, ध्यान रखना। उन्होंने 2025 मार्च में आपका जो पदभार संभाला। ग्लोबल पीस इंडेक्स, यार मैं क्वेश्चन कितनी बार करा चुका हूँ भाई, देख लो क्वेश्चन कितने रिपोर्ट और आपके जो रिपीट हो रहे हैं। 2025 में जो इंडिया की जो रैंक है वो 115 है, और आइसलैंड इसमें फर्स्ट आया है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। किस झील के फटने से अक्टूबर 2023 में सिक्किम में बाढ़ आई थी? तो आपकी जो दक्षिण लोहना झील है उसके फटने से आपके जो सिक्किम है उसमें आपको बाढ़ देखने को मिली थी। यह एक हिम नदीय झील विस्फोट था। इट वॉज ए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। भारत के अभी करंट आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है, जो 26वें नंबर के हैं, ध्यान। 26वें नंबर के 26। फर्स्ट है आपके सुकुमार सेन। वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है, और दिसंबर 2024 में उन्होंने ये पदभार संभाला था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, यानी कि आपकी जो लोवेस्ट लिटरेसी रेट है वो किस स्टेट की है? तो बिहार की है, वो 61.8% है, और ये भारतीय राज्यों में सबसे नीचे रहा है, ध्यान रखना। पीएम केएमवाई स्कीम प्रोवाइड्स ए पेंशन ऑफ, तो आपकी 3,000 रुपये हर महीने आपकी ये प्रदान करती है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। इट इज़ मेंट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, तो उनके लिए आपकी आर्टिकल 148 आपको पता है सीएजी से संबंधित है। अभी संजय मूर्ति है। बीएनएस की धारा 152 किससे संबंधित है? तो देशद्रोह कानून का स्थान लिया इसने। रिप्लेस्ड एडिशनल लॉ। इट रिप्लेस्ड आईपीसी सेक्शन 124 ए। अभी हम पीछे देख के आए ना जो सेक्शन 124 ए, जो आपके वो पत्रकार साहब थे ना उनके खिलाफ चलाया गया था, तो वो आपकी राजद्रोह की जो धारा थी उसे बदल दिया। 152 जो इंडिया की आपकी बीएनएस में जो सेक्शन है 152, उसने बदल दिया इसको ना, आईपीसी की धारा को। अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? जो 15वें, वो सीपी राधाकृष्णन है। इनसे पहले जगदीप धनखड़ थे। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो वो आपकी कंट्रोल प्लस क्या है। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का भी हम देख के आए कि बी आर आर्टिकल 32 में है, इसे हर्ट और सॉल्व बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ जीएसएलवी। जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो आपको पता है कि जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये भारी उपग्रहों को समय स्थापित करता है। इट लॉन्चेस हैवी सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। 7 बहनों का भाई कौन है? विच स्टेट इज कॉल्ड द ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर्स? तो सिक्किम को बोलते हैं, और ये भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है। द ईयर्स पुस्तक वहाँ से है ना, आपकी जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ इंपॉर्टेंट आपका रोल है इसका। द ईयर्स पुस्तक की लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द ईयर्स? तो एनी नक्स है उसकी। उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, ध्यान रखना। डी लाइसेंसिंग किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि लिबरलाइजेशन उदारीकरण से, यानी वॉट इज डी लाइसेंसिंग रिलेटेड टू। पहले लाइसेंस राज होता था, आपको पता है कि फिर आपको 1991 में जो आपके चेंजेस आए उसमें लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। यानी कि अब मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन पर आपके जो लाइसेंस रखे गए, बाकी लाइसेंस हटा दिया। इससे उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कम हुआ। इट रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रीज। मगरमच्छ, व्हेल, डॉल्फिन में से अलग कौन है? तो मगरमच्छ है ये सरीसृप है, जबकि अन्य स्तनधारी है। इट इज रेप्टाइल, अदर्स आर मैमल्स। आर्टिकल 360 आर्टिकल 371 अप्लाइज टू विच स्टेट? आपका जो अनुच्छेद 371 है 371 वो किन राज्यों से संबंधित है? तो महाराष्ट्र और गुजरात से, ध्यान रखना। ये इसे विशेष प्रावधान देता है। ओडिशा का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सेकंड टाइगर रिजर्व ओडिशा इज, तो आपका सतकोशिया है। ये महानदी के किनारे स्थित है। फर्स्ट कौन सा था आपका? वो तो सिमलीपाल था, ध्यान रखना। सिमलीपाल ओडिशा का फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है सिमलीपाल। और अभी जो आपका कौन सा है? सतकोशिया, जो मतलब आपका दूसरा है ना, सेकंड 2007 में। बहामनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी? हु फाउंडेड द बहामनी किंगडम? तो अलाउद्दीन हसन, जिसे हसन गंगो भी बोलते हैं, उसने 1347 में इसकी स्थापना करी दक्षिण भारत में। अनुच्छेद 233 किससे संबंधित है? तो हम पहले देखे हैं अभी कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस।
ऑपरेशन ग्रीन क्या है, व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन? तो ये खाद्य उत्पादकता योजना है, फूड प्रोडक्टिविटी स्कीम है। इट स्टेबलाइजेस प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, ये सब्जियों की कीमतें स्थिर करती है। रिकेटस किस भाग को प्रभावित करता है? तो हड्डियों को करता है, विटामिन डी कमी से होता है, हमने देखा कि जो बोन डेवलपमेंट है उसको इफेक्ट करता है ना। एमएस एक्सेल में पंक्ति छुपाने की शॉर्ट कुंजी क्या है? शॉर्टकट कुंजी, शॉर्टकट टू हाइड ए रो इन एमएस एक्सेल तो कंट्रोल+9 है। वर्तमान में आपकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। गौरी हब्बा क्या है, व्हाट इज गौरी हब्बा? तो फेस्टिवल ऑफ गॉडेस पार्वती। आपको पता है कि जो देवी पार्वती उन्हें गौरी भी बोलते हैं ना, गौरी शंकर। तो पार्वती जी को गौरी बोलते हैं, तो गौरी हब्बा कर्नाटक में आपका एक सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट कहाँ करते हैं? कर्नाटक में, गौरी हब्बा। मिजोरम को जो आपका स्पेशल स्टेटस मिला है वो किससे मिला है? आर्टिकल 371 जी से है ना, स्पेशल स्टेटस टू मिजोरम। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल+H है। इट ओपन्स द फाइल फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। प्रत्याहार वंश का संस्थापक कौन था? हमने देखा हरिश्चंद्र थे, और नागभट्ट फर्स्ट को रियल मानते हैं ना, रियल फाउंडर। प्लान हॉलिडे की अवधि क्या थी? तो आपको था कि 1966 से 69 के बीच, 3 सालों का आपका था। 1966 से 1969 के बीच है ना, 66 से 69 के बीच। संकटों के कारण पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पे वार्षिक योजनाएं बनी, यानी कि 3 साल यहाँ पे आपके एनुअल प्लान आए 5 ईयर प्लान के स्थान पर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी साल पहले युद्ध वगैरह करके आ रहे थे, सूखा था इस कारण। साक्षरता में सबसे अधिक लैंगिक अंतर किस राज्य में है? विच स्टेट हैज द मैक्सिमम जेंडर गैप इन लिटरेसी? तो राजस्थान में। महिला सुरक्षा साक्षरता पुरुषों से काफ़ी कम है, यानी कि आपकी जो फीमेल लिटरेसी है इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन मेल लिटरेसी। तो यहाँ आपकी जो है पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और आपकी जो स्त्री हैं वो कंपेरिजन से कम पढ़ी लिखी हैं, है ना, अगर तुलना करें तो कंपेरिजन में। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल+Enter है। चाणक्य उपन्यास के ऑथर कौन है? नॉवल चाणक्य की, तो वह जयश्री गोस्वामी महानता, जो उनकी लाइफ पे आधारित है। यानी किस पे आधारित है ये? चाणक्य के जीवन पे, सॉरी। ये उपन्यास चाणक्य के जीवन पे आधारित है। नॉवल इज बेस्ड ऑन चाणक्यस लाइफ। जो चाणक्य थे आपको पता है, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेनापति थे वो, है ना, प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, गुरु थे। मंजिल कुंजी क्या है? तो ये केरल की होली है ना। व्हाट इज मंजिल कुंजी कुली? मंजिल होली, होली फेस्टिवल ऑफ केरला। इसे वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो सेलिब्रेट करती है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हमने देखा 2015 में। और आपका जो प्लानिंग कमीशन है उसका स्थान लिया इसने, है ना। निसार मिशन की बूम की लंबाई कितनी है? जो जॉइंट है ना, नासा और इसरो के बीच जो जॉइंट मिशन है उसकी बूम की लंबाई कितनी है? तो वो आपकी 9 मीटर है, ध्यान रखना, है ना। ये रडार एंटीना प्रणाली को सहारा देता है। इट सपोर्ट्स द रडार एंटीना सिस्टम। मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित आपका जो आर्टिकल है वो कौन सा है? विच आर्टिकल लेट्स टू द गवर्नर्स पावर टू अपॉइंट द सीएम? आपका आर्टिकल 164 जो है, अनुच्छेद 164, वो बताता है कि भाई आपका जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, गवर्नर जो है आपके सीएम को अपॉइंट करेगा। मास्टरदा के नाम से कौन जानते हैं? तो सूर्यदा को जाना जाता है। आपको पता है कि उन्होंने 1930 में जो आपकी चिटगांव आर्मरी रेड थी उसका नेतृत्व किया 1930 में। प्रसाद योजना की फुल फॉर्म क्या है? तो आपका क्या है इसकी फुल फॉर्म? पिलग्रिमेज रिजुएशन एंड स्पिरिचुअल एग्मिनेशन ड्राइव, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। ये आध्यात्मिक पर्यटन के विकास पे केंद्रित है। इट फोकसेस ऑन स्पिरिचुअल टूरिज्म डेवलपमेंट, तो ये आपका प्रसाद योजना। सीरीज से संबंधित आर्टिकल फिर भी आगे आर्टिकल 148। सौर दिवस क्या है, क्या होता है? तो आपको पता है 24 डे जो है 24 आवर्स होते हैं इसमें, 24 घंटे होते हैं एक सोलर डे में। और ये सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के घूर्णन का समय। इट इज़ द टाइम अर्थ टेक्स टू रोटेट वंस रिलेटिव टू द सन, यानी कि पृथ्वी जो है कितने समय में आपका जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, ये उसका टाइम है। असम के अभी करंट गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, और आरएसएस के आपके फॉर्मर लीडर रह चुके हैं। चौक मुद्रा क्या है? तो आपको पता है कि ओडिसी में भंगी और आपके चौक जो है दो मुद्रा आपको देखने को मिलते हैं। त्रिभंगी, त्रिभंगी और चौक, है ना, ये आपको वहाँ देखने को मिलता है। ये स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। इट सिंबलाइजेज स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, तो ये ओडिसी में आती है आपकी। आपकी बेसिक स्क्वायर चांस इन ओडिसी। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? राजस्व क्या होता है? एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट्स नो सेट्स, यानी आपके जो ऐसा खर्चा जो कोई आपकी संपत्ति नहीं बनाता है ना, कोई पूंजी नहीं बनाता है ना, जैसे वेतन और सब्सिडीज के उदाहरण, सैलरीज एंड सब्सिडीज आर एग्जाम्पल। अगर आप किसी को गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो इससे कौन सा आपका एसेट बन रहा है, कौन सी पूंजी बन रही है? नहीं बन रही है ना, तो वो आपको होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि अगर आपका कोई, मान लो आपने मतलब आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया, आपने कुछ खर्चा किया किसी चीज़ पे, कोई मान लो आप पुल बना रहे हो, तो वो आपका किस में आता है? वो आपका आता है कैपिटल रेवेन्यू, आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें, है ना, पूंजीगत व्यय में। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आपको पता है कि कुछ असेट क्रिएट हो रहा है आपको, उससे आपको बाद में पैसा तो मिलेगा टोल के द्वारा, है ना। अंतरिम बजट जो है आपका आर्टिकल 112 में बताया गया इसके बारे में। इसे चुनावी वर्षों में प्रस्तुत किया जाता है। इट इज प्रेजेंटेड इन इलेक्शन ईयर्स। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हु फाउंडेड द हर्यका डायनेस्टी? तो आपका बिंबिसार जो उसने स्थापना करी थी इसकी,
हर्यवंश की बिंबिसार ने। और उन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो 544 से लेकर 492 BC तक। और इंडिया में सबसे ज़्यादा शासन करने का जो रिकॉर्ड है वो बिंबिसार के पास है, यानी सबसे ज़्यादा साल तक जो शासन किया वो बिंबिसार ने किया। फिर इसके बाद इसका बेटा अजातशत्रु आएगा। लठमार होली बरसाना उत्तर प्रदेश में मनाते हैं, और इसमें क्या है कि वुमेन प्लेफुली हिट मैन विद स्टिक्स। तो इसमें ऐसा होता है कि ऐसा मतलब नाटक अभिनय करते हैं कि भैया महिलाएं जो है पुरुषों को लाठियों से मारती है, हालांकि वो बीच में कवच रखते हैं पुरुष। यहाँ आपके 150 क्वेश्चन होते हैं आज के समाप्त। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक वगैरह कर देना, बाकी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, मेन चीज़ आपकी पढ़ाई है। और यहाँ तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।